सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सुई सदर ने कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। शहरी काट के CNG स्टेशन अगले 4 रोज़ तक बंद रहेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन शुएब खान ने सुई सदरन के फैसले पर तनकीद की है। कोरोना की वजह से लोड शेडिंग की वजह से और इस सेक्टर को तबाही के दहाने पर लाने की वजह से अभी हम सिर्फ 15 MMCFD गैस यूज़ करते हैं, जो कि आप यकीन करें जो LNG आती है या जो हमारे पास लोकल गैस है उसके लिए पीनट है। 15 MMCFD गैस तो कुछ भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ना ये बाकायदा एक साजिश के तहत सिर्फ हमें ही निशाना बनाया जाता है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कायम खानी बताएगा क्या सूरत हाल है गैस की बंदिश के बाद? बिल्कुल जी, इसमें रद्दोबदल किया गया। गैस बशर जो है स्टेशन जो है वो 24 घंटे के लिए बंद किए जाते थे, लेकिन आज से बंद होने वाले सिंध और बलूचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन 4 रोज़ तक बंद रहेंगे। अब आज रात को जो अब 12 बजे बंद हुए वो हफ्ते की सुबह 8 बजे जो है खुल सकेंगे, जिसके बायस तर्जुमान सुई सदर गैस का भी बयान सामने आया है। उनके मुताबिक जो है LNG टर्मिनल में काम किया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो लोड मैनेजमेंट किया गया है, जिसके बायस बाज़ इलाकों के अंदर जो है वो गैस के कम प्रेशर की शिकायत का सामना रहेगा। इसके साथ साथ पावर सेक्टर को भी जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उन्हें भी जुज़वी तौर पर कम बिजली जो है कम बनाने के लिए गैस फराहम की जाएगी। उसके अलावा जो सनतें बरामदात की नहीं करती, गैर बरामदाती सनतें हैं, उन्हें भी जुज़वी तौर पर जो है वो लोड मैनेजमेंट की वजह से जो है वो कम प्रेशर दिया जाएगा। सूरत हाल जो है वो गंभीर है, सनती सेक्टर हो या इसके अलावा CNG स्टेशन हो। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होंगे वो घरेलू सारिफीन होंगे, जिन्हें पहले ही कराची के अंदर बहुत से बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हो जाए तो उसके बाद गैस आना बंद हो जाता है, और हालिया बारिशों के बाद बहुत से इलाकों में अब गैस नहीं था और मज़ीद 4 रोज़ की ये जो परेशानी इसका सामना करना पड़ेगा शहरियों से। और सारिफीन से हमारी बात हुई, यानी कि जो गाड़ियों और रिक्शा और टैक्सी वगैरह के अंदर बराह रास्त ये लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, उनसे बात की तो उनका कहना था कि उनके रोज़गार पर जो है इससे फ़र्क पड़ेगा। शुएब खान की भी आपने बात सुनी कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है उन्हीं का तबका होगा। 4 रोज़ तक जो है ये बर्दाश्त करने के बाद मज़ीद हफ्ते के रोज़ 8 बजे स्टेशन तो खोल दी जाएंगे, लेकिन घरेलू सारिफीन है उनके लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात होंगी, इसलिए कि उसके बाद तय किया जाएगा कि घरेलू सारिफीन का जो कम प्रेशर का सिस्टम है वो लोड मैनेजमेंट से कब तक कहाँ तक पहुँचता है। जी ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और हुकूमत के लिए पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा दर्द सर बन गया। ज़राए के मुताबिक PTI हुकूमत के 35 माह में सर्कुलर डेट 1176 अरब रुपए बढ़कर 2324 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या दादोशुमार इस सिलसिले में सामने आए हैं और कोई हुकूमती मौक़िफ़ आया इस पर? देखिए, हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल करने में। इनके जो 35 माह हैं इसमें 71 साल से जो गर्दिशी कर्जा है उसके अगर देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा जो है 71 साल एक तरफ रख दे और इनके 35 माह एक तरफ रख दे। इस वक्त गर्दिशी कर्जा 2324 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, और सिर्फ पिछले माह जो जुलाई की अगर बात करें जुलाई 2021 की, तो उस एक माह में गर्दिशी कर्जे में 44 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 35 माह में सर्कुलर डेट 1176 अरब रुपए बढ़ा है, और अगस्त 2018 की अगर बात करें तो उस वक्त जब नून लीग की गवर्नमेंट जब खत्म हुई थी तो उस वक्त सर्कुलर डेट का हजम 1148 अरब रुपए था। जुलाई 2021 तक पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 2324 अरब रुपए हो गया है, और जून 2021 तक सर्कुलर डेट का हजम 2280 अरब रुपए था। तो जो हुकूमत के जो पहले दावे किए जाते थे कि हम सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अभी जो फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं वो हैरान कुन है, और यही लग रहा है कि हुकूमत बिल्कुल टोटली फेल हो चुकी है पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल करने में। सिर्फ एक माह में 44 अरब रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है सर्कुलर डेट में। अवैस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और तहरीक इंसाफ हुकूमत के 1100 रोज़ में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। चीनी औसतन 51 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो, जबकि आटे का थैला 20 किलो का थैला औसतन 450 रुपये 87 पैसे महंगा हो गया। घी की फ़ी किलो कीमत 150 से बढ़कर 343 रुपये हो गई, जबकि बिजली चार्जेस भी 2 रुपये से बढ़कर 5 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट हो गए हैं। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट। इसी डॉलर की ऊंची उड़ान को काबू करना नामुमकिन हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 168 रुपये 10 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 30 पैसे बढ़कर 169 रुपये हो गई।
डॉलर की ऊंची परवाज मुसलसल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 8 पैसे महंगा होकर साल की बुलंद सतह 168 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया। 4 माह में डॉलर 15 रुपए 82 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। 30 पैसे महंगा होकर डॉलर इस साल की बुलंद सतह 169 रुपए पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदाद बढ़ने पर रुपया दबाव का शिकार है, जबकि डॉलर महंगा होने से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। आज डॉलर तकरीबन पिछले 12-13 माह के बाद हाईएस्ट सतह पे चला गया 169 के ऊपर। तो इंटरबैंक भी जो है ना आज 168 से ऊपर चला गया है, तो उसकी वजह से हमारी ओपन मार्केट भी बढ़ गई है। डॉलर के साथ साथ दीगर करेंसियां भी एक साल की बुलंद सतह पर जा पहुंची। ओपन मार्केट में बरतानी पाउंड 1 रुपए महंगा होकर 234 रुपए का हो गया। इमारती दिरहम 25 पैसे इजाफे से 40 रुपए 25 पैसे और सऊदी रियाल 25 पैसे महंगा होकर 45 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोना $2 महंगा होकर $1,789 फी औंस का हो गया। मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 150 रुपए महंगा होकर 1,12,300 रुपए का हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2010 कलअदम करार देने के मामले में अहम पेशरफ्त हो गई। हुकूमत ने 17 अगस्त के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट कलअदम करार देने से हज़ारों सरकारी मुलाजमीन बेरोज़गार हुए। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2010 को कलअदम करार देने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने 17 अगस्त के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट कलअदम करार देने से हज़ारों सरकारी मुलाजमीन बेरोज़गार हुए थे। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया है। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत निज़ाम और कोर के इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबे में दाखिले सलामती की सूरत हाल से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने फौज, रेंजर, सिक्योरिटी इदारों के शोहदा के अहल खाना से भी मुलाकात की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सहाफ़ियों का दाखिला बंद हुआ तो अपोजिशन मीडिया की आवाज़ बन गई। सदर मुमलिकत ने मीडिया की गैर मौजूदगी में तकरीर की नई रिवायत कायम कर दी। अपोजिशन पर तनकीद और हुकूमत की तारीफों के पुल बांधते रहे। दुनिया को इमरान खान की मुरीदी में आने का मशवरा भी दे डाला। हर साल की तरह इस साल भी पार्लिमानी रिवायत पूरी करने के मौके पर तहरीक इंसाफ ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। तकरीर बराए तकरीर की रिवायत। शुरू में बहुत जोर जोर से बोलना पड़ा तो प्यास ज्यादा लगी। पार्लियामेंट में एहतजाज और नारे भी रिवायत बन गए हैं, मगर नारों का सदर की तरफ से जवाब देना भी नई रिवायत है। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। तंज का तड़का भी था, पिछली हुकूमतों पर इल्जामात भी थे। प्रोग्रामों की मदद से मुस्तहिक और गरीब अफराद की माशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रही है। लूट मार से हटाकर इंसानों पर फोकस किया गया है, बड़ी अहम बात है। सदर साहब ने जोशीले खिताब में जब साबिक हुकूमतों पर तनकीद की तो वज़ीर आज़म इमरान खान से डेस्क बजाए बगैर रहा नहीं गया। इस्लामाबाद में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफ़ियों का धरना खत्म हो गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज में मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने फिर शिरकत की। हुकूमत ने सहाफ़ियों पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके नई तारीख रकम कर दी। मीडिया पर कदगन और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सरापा एहतजाज सहाफियों पर पार्लियामेंट के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान सहाफियों को प्रेस गैलरी में दाखिले से रोक दिया गया, जिस पर पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने शदीद एहतजाज किया और गेट नंबर 1 के अंदर धरना दे दिया। दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफती तंजीमों के धरने में अपोजिशन रहनुमा इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। वकला और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद भी एहतजाज में शरीक हुई। इस मौके पर सीनियर सहाफी और सदर PFUJ नासिर जैदी ने कहा कि PFUJ इस कानून के खिलाफ मैदान अमल में है। ये कानून जो PMDA की शक्ल में आ रहा है, ये जमहूरी अदारों और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल एक सुप्रीमेसी जो है उसको कंप्रोमाइज करेगा। हम PFUJ इस कानून के खिलाफ मैदान अमल में है। सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद शकील अंजुम ने कहा कि ये रेफरेंडम है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी इस बिल के हक में नहीं और इसे मुस्तरद करती है। ये रेफरेंडम है, लोगों ने ऐलान कर दिया है, इस आपके इस बिल को मुस्तरद करके
اور اعلان کر کے کہ جرنلسٹ کمیونٹی جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ اس بل کے حق میں نہیں ہے، اسے مسترد کر دیا۔ ڈائریکٹر نیوز پر مشتمل کمیٹی نے حکومتی خبروں کو نشر نہ کرنے کی تجویز دی۔ بعد ازاں صحافیوں نے پرامن دھرنا ختم کر دیا۔ پی ایف یو جے میڈیا آرڈیننس سے متعلق آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کو کالا قانون قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ میڈیا اتھارٹی بل آزادی صحافت اور جمہوریت پر حملہ ہے، اسے زبردستی منظور کرایا تو عدالت جائیں گے۔ صحافیوں کے دھرنے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی کل بھی آپ کے ساتھ تھی، آج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں۔ آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے، مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے۔ آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ میڈیا نے خود جدوجہد کر کے آزادی حاصل کی۔ پی ایم ڈی اے میں شامل تمام جماعتیں صحافیوں کے ساتھ ہیں، یہ کالا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں بادشاہت ہوتی ہے وہاں صحافت نہیں ہوتی۔ آج میں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حاضر ہیں، اور یہ جو پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر جو ایک اعلیٰ قانون لایا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کسی صورت بھی ایسا اعلیٰ قانون پاس کرنے کی نہ حکومت کے پاس ہمت ہے اور نہ اللہ اس کو ہم پاس ہونے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ کہتے ہیں میڈیا کی آزادی پر سیاستدانوں میں کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہیں۔ پاکستان میں آنے والی آمرانہ جمہوریت میڈیا کی زباں بندی چاہتی ہے۔ جہاں جمہوریت ہے وہاں صحافت ہے۔ وہ صحافیوں کے دھرنے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں صحافت ہے۔ صحافت اور جمہوریت ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں صحافت نہیں۔ پاکستان میں بھی آمرانہ ذہنیت جو ملک پر حکومت کرتی ہے وہ سب سے پہلے میڈیا کا گلا گھونٹتی ہے تاکہ عوام کی آواز منظر عام پر نہ آ سکے۔ جو پاکستان کے آئین اور اس کی روح کے منافی ہیں، پاکستان کے آئین سے متصادم ہیں، لیکن ہم اس حوالے سے بھی کبھی خاموش نہیں رہیں گے۔ جب ہم تمام جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے تو جس طرح پہلے ہماری دعوت انہوں نے لبیک کہا تھا، اب بھی مجھے ان سے امید ہے کہ وہ اختلافات سے بالاتر ہو کر پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے پی ڈی ایم کے اس بھرپور احتجاج، دھرنا یا جو بھی آپ اس کو کہیں اس میں۔ سپریم کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے چیئرمین پیمرا اور آئی جی اسلام آباد سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ریمارکس یہ کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تو ذمہ دار ڈی جی ایف آئی اے ہوں گے۔ ایف آئی اے سمیت کسی ادارے کو اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ صحافیوں کو ہراساں کیے جانے سے متعلق آسکور نوٹس کی سماعت کے دوران جسٹس اجاز الاحسن کے ریمارکس۔ کہا ایف آئی اے الیکٹرانک کرائمز کا اطلاق پہلے کرتا ہے، سوچتا بعد میں ہے۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آزادی صحافت کو ریگولیٹ آئین کا آرٹیکل 19 کرتا ہے۔ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تو ذمہ دار ڈی جی ایف آئی اے ہوں گے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کسی کو صحافیوں سے مسئلہ ہے تو قانونی راستہ اپنائے، گولیاں مارنا یا تشدد کرنا لاقانونیت ہے۔ اسلام آباد میں ایک صحافی کو گولی ماری گئی۔ مینار پاکستان واقعے کے 400 ملزمان پکڑے جا سکتے ہیں تو صحافیوں کے کیوں نہیں؟ سپریم کورٹ نے چیئرمین پیمرا سے چینلز کے خلاف کارروائی کے اختیار سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے، چیئرمین پیمرا اور آئی جی اسلام آباد کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ امانت گشکوری 24 نیوز، اسلام آباد۔
पढ़ाई लिखाई ना कोई सरखपाई, बच्चों के लिए बड़ी खबर आई। हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास करने का फैसला कर लिया। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। हर साल इस फिक्र में रहने वाले बच्चों के मुसलसल दूसरे साल मजे। एनसीओसी ने फैसला कर लिया, 10वीं और 12वीं में इस बार भी कोई फेल नहीं होगा। वफाकी वजीर तालीम ने एक बार फिर बच्चों पर शफकत कर दी। वजीर तालीम के ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना सूरत-ए-हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं। फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक इम्तिहानात मई जून में होंगे और नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची से खबर, जहां जराइम पेशा अफराद बेकाबू हो गए। आजम बस्ती में डाकू रिटायर्ड पुलिस अफसर से 18 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मेट्रोविल में फायरिंग से 35 साल शख्स जख्मी हो गया। दानियाल सैयद रिपोर्ट करेंगे। सदर मुमलिकत खिताब के दौरान प्रेस गैलरी खाली देखकर हैरान रह गए। सदर आरिफ अलवी ने मीडिया का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेस गैलरी की तरफ देखा तो उन्हें वहां कोई सहाफ़ी दिखाई न दिया, जिस पर उन्होंने हुकूमती बेंचेस की तरफ बेसाख्ता इशारा कर दिया, जैसे हुकूमती अरकान से पूछ रहे हों कि मीडिया की गैलरी खाली क्यों। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन रमीज राजा ने चार्ज संभालते ही बड़े फैसले कर लिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर वर्नन फ्लेंजर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बना दिया। कहते हैं पाक भारत क्रिकेट अभी नामुमकिन है। अबूरी कोच सकलैन मुश्ताक को T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप T20 के लिए कोचिंग पैनल में सकलैन मुश्ताक को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। विकेट कीपिंग एंड फील्डिंग कोच के लिए अतीकुज़्ज़मा का नाम भी ज़ेरे गौर है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक की जगह ड्राइक साइमन को पहले ही जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। कौमी क्रिकेट टीम के मुस्तकिल कोचेस की तकर्रुरी वर्ल्ड T20 के बाद होगी।